वाह मौसम। और जब मौसम इतना रंगीन रंगीन सा हो ना तो कुछ ना कुछ कविता तो बनती है, मन करता है ना। देखिए कितना खुशनुमा सा सुबह का मौसम था और बादल आ रहे थे, हवा चल रही थी। हालांकि बौछार थोड़ा बहुत, बारिश बहुत कम हुई, लेकिन बहुत ही सुहावना मौसम लग रहा था। हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा सा लग रहा था और काले काले बादल लग तो रहा था कि काफ़ी बारिश आएगी, हालांकि आई नहीं। और पेड़ों को देखकर ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था जैसे सावन का महीना आ गया हो। तो उसी के ऊपर सुनाती हूँ आपको कुछ। हरियाली की चादर ओढ़े धरती मुस्कुराती है, प्रकृति की गोद में आकर हर थकान मिट जाती है। नदियों का संगीत है, पर्वत का अभिमान है, प्रकृति की इस सुंदरता में बसता सारा जहान है। फूलों की खुशबू कहती है जीवन को महकाते चलो, प्रकृति से जो प्रेम करे उसे दिल में बसाते चलो। पेड़ों की छांव में मिलती है सुकून की राह, प्रकृति से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई चाह। हवाओं ने कानों में ये पैगाम सुनाया है, जिसने प्रकृति को अपनाया उसने जीवन पाया है। खाती है कि परिवर्तन जो है ना, जीवन का एक नियम है और संतुलन सबसे बड़ी शक्ति। पेड़ लगाना जैसे केवल पर्यावरण की सेवा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जीवन का उपहार देना है। सच, जो प्रकृति प्रेम है ना, वो हमें सारी परेशानियों से, सारी जीवन की जितनी भी कठिनाइयां है ना, उन सब से दूर रखता है। बस मात्र हमें यही करना है कि प्रकृति के संपर्क में हमें रहना है और उसके लिए हमें थोड़ी सी करनी है कोशिश कि हरियाली को बनाए रखना। तो नमस्कार आप सभी को। और आज की इस कड़ी में थोड़ा सा मैं कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, जैसी कुछ बातें हम आगे भी करेंगे। इससे पहले मैं करूं, डोलू मेरे पास में रखे गई है, ये एक अगारो का ना, ये हेड एंड बॉडी मसाजर। ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। जब सिर में दर्द होता है ना, तो डोलू उसको जैसे आके अपनी छोटे छोटे हाथों से इस तरह से मुझे कर देती है। तो ये सेम उसी तरीके से ना एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, मार्केट में अक्सर मिल जाता है कहीं। और यहाँ से ये, इसमें एक बटन है, ये चार्जर इसके साथ में है, चार्ज ये रहता है। और यहाँ से ये वैसे बटन ऑन किया और ये देखिए ये ऑन हो गया। और ऑन होने के बाद में इसको ना जैसे ये ना एक जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने हाथों से मसाज कर रहा हो ना, उस तरीके का एहसास ये देता है। बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा तो मुझे ना अच्छा लगता है कि मेरे पीछे जो मेरी नेक है ना, ये यहाँ पर बैक में जब भी कभी कुछ काम करते हुए थोड़ा सा दर्द होता है ना, तो उसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। देखिए ये मैं आपको दिखाऊं कि इस टाइप से यहाँ सबसे ज़्यादा ये, पहले मुझे लगा था कि एज अ टॉय बस ये एक है, लेकिन फिर भी आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये मेनली हेड एंड नेक मसाजर के रूप में ज़्यादा अच्छा है। और कुछ टाइम तक आजकल जो बैठे बैठे रहकर आप कंप्यूटर पर काम करते हुए, और सबसे ज़्यादा मेन समस्या जो ये बैक की ये होती है ना, उसके लिए ये बहुत अच्छा मुझे लगा।
और ऑफ करने के लिए ना इसको फिर से ये जो बटन है इसको पुश करना है और ये ऑफ हो गया। इसका चार्जिंग पिन है जो यहाँ से लग जाएगा आराम से। तो ये तो बात हो गई इसके छोटे से इंस्ट्रूमेंट की। और गर्मी में भी ना जब तक बारिशें नहीं आती हैं तब तक बहुत रूखापन रहता है, सूखापन रहता है बॉडी में, तो मॉइस्चराइज़र बहुत मायने रखता है। और आजकल ना बहुत सारे मैं यूट्यूब में कुछ देखती रहती हूँ, वीडियोस आती रहती हैं, कुछ न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं और क्राइम हर जगह हमेशा ही चलता रहता है। और देखिए ना किस टाइप से हम प्राकृतिक तो हैं लेकिन किस टाइप से आर्टिफिशियल ये वो सब होता जा रहा है। इस बारे में मुझे एक छोटी सी मैं बात करूँगी लेकिन वो बहुत मायने रखती है। कि अभी मैं 2-3 दिन से देख रही थी, एक न्यूज़ चैनल में आ रहा था या कई जगह मैंने उनकी वीडियो देखी। कोई हस्बैंड वाइफ हैं, उन्होंने आईवीएफ के तहत ना अपने 2 बच्चियाँ, 2 गर्ल्स उनके पास में, 2 जुड़वा लड़कियाँ उनके पास में हैं जो 5 महीने की हैं। और लेकिन वो कहते हैं कि वो बेटियाँ उनकी नहीं हैं, जबकि वो बेटियाँ ना वो उन्होंने ही अपनी जो लेडी है अपने ही पेट से पैदा की हैं। लेकिन उनका दावा है कि उनका डीएनए मैच नहीं करता। अब क्या करें? अब वो गुहार लगा रहे हैं लगातार प्रशासन से और हॉस्पिटल्स में लगा रहे हैं कि उनकी बच्चियों को या तो बदल दिया गया है या तो उनका आईवीएफ के तहत जो भी कुछ ये ट्रीटमेंट किया गया था वो उनका अपना ना हो करके ना किसी और का चेंज हो गया है। अब इस मामले में क्या किया जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हॉस्पिटल ने जो किया या प्रशासन जो करेगा, जो भी कुछ हुआ, गलत हुआ या सही हुआ, उनका दावा सही हो या गलत हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ना जो माँ के पेट से पैदा हुई हैं, उनको माँ कहती हैं कि ये अपनी ले जाइए जिनकी भी हो और हमें हमारे जो बच्चे हों उन्हें दे दीजिए। अब मुझे एक अजीब सी बात ये लग रही है कि इस मामले में चलिए ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, ज़िंदगी का मामला है, बहुत 4 ज़िंदगी नहीं, इसमें तो मुझे लगता है कि 8 ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। अगर कोई वो कहती हैं दूसरे कोई ट्विंस हुए हों तो बताइए, उस समय हुए हों तो बताइए, ये क्या है। लेकिन असली बात ये बताइए कि कल अगर ये साबित हो जाता है कि कहीं और उनके बच्चे माना वो चेंज है, ये किसी और की बच्चियां हैं और वो लोग आ भी जाते हैं जिनसे डीएनए मैच कर जाता है और इनके जो डीएनए था माना वो इनके बच्चे उनके पास हैं या नहीं है इस समय, क्या पता वो हो भी या ना हो इस दुनिया में, तब ये दे देंगे क्या या अदला का बदला करेंगे? ये सामान का मामला है या किसी मतलब ये 2 जान या 4 जान का मामला है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक अजीब सा लगता है ये प्रोसीजर हो गए हैं, चल गए हैं, सुविधा के लिए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना एक सवाल पैदा कर रहे हैं कि आखिरकार जो 2 जान को लेकर वो अपने गोद में बैठे हैं और खुले से वो कह रहे हैं कि देखिए ये हमारी नहीं है, आपकी जिनकी भी हो ले जाइए और हमें हमारा सामान दे दीजिए। कितनी अजीब सी बात है। तो मेरे दिमाग में आ रही थी तो मैंने शेयर की है। आप सब लोगों का क्या विचार है इस बारे में? ये एक बहुत ही संवेदनात्मक विषय है, जिनको परेशानी होती है, ऐसा नहीं है कि संवेदनशील विषय है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस सिचुएशन में आकर के ना कितनी ज़्यादा परेशानी की बात है। तो ये न्यूज़ मैंने आपसे शेयर की है कि इस बारे में किसी का कोई विचार होना
तो बताइएगा ज़रूर। तो आगे मुझे काम करना है अपना, कुछ नेल्स का, और कुछ आज मैं कुछ स्टोरी सुनाने के मूड में भी थी और देख रही थी। और आजकल ना डोलू बहुत परेशान करती है, छुट्टियां हैं और सारा दिन उछलती कूदती तो है ही, लेकिन घर के बाहर जाने में आजकल उसने बहुत परेशान किया हुआ है। घर के बाहर खेलना बच्चों को आजकल ना, एक तो गर्मी, बाहर खेलने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, ऊपर से कभी आंधी बारिश आ रही है, कभी मौसम में गर्मी हो रही है, तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। और अंदर ही अंदर वो मोड, चॉकलेट के मोड्स ले आई है, तो चॉकलेट मेल्ट करके उसमें मोड्स में बना रही है, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाती है, कभी कुछ बनाती है, ये काम कर रही है। और छोटा सा मैं एक सीन दिखाऊंगी कि कल मेरे साथ डोलू बैंक गई थी, तो जहाँ हम पहले रहते थे और जिस मकान में मैं जब लखनऊ में आई थी, तो वहाँ जहाँ रिशु छोटा सा था, बहुत छोटा सा, सबसे पहले उस मकान में ही जब हम रिशु को जन्म के बाद में लेकर के गए थे, रहे थे, तो मैंने उसको उस घर को दिखाया। वो बैंक से एकदम लगा हुआ बगल वाला घर है जहाँ हमारा बैंक है। और मैंने उसको दिखाया चर्च के सामने कि हम रिशु कैसे वहाँ छोटा सा, इतना छोटा सा था तब खेलता था, और सामने चर्च थी, मैं उसको लेकर के कैसे मार्केट में जाती थी और कैसे उसको लेकर के मैं वो अपने टॉयज़ को, वो उसने वहाँ गिराए, कहाँ गिराए थे कि प्राइम में मैं उसको लेके जा रही थी और उसने गिरा दिए थे वो टॉयज़ वगैरह। तो मैंने डोलू को दिखाया था। क्या ले आए हो? ये देखिए, डोलू ने ये चॉकलेट मोड में चॉकलेट बनाई है और चॉकलेट को मेल्ट करके इसने अपना शेप में इसको जमा लिया और मुझे दिखाने आई है अपना। तो वो मैं कल लेकर के गई थी और घूम फिर के डोलू कुछ अपना चुटपुट सामान भी लेकर के वहाँ से आई। तो अभी मैं नेल पॉलिश लगा करके फिर कुछ ये सामान मुझे दे करके गई है, नेल के लिए फाइलर वगैरह है, और फाइल वगैरह करके और मैं आपसे बात करती हूँ। तो ये देखिए, कल जब बैंक गए ना हम, तो डोलू भी साथ में गई क्योंकि बोर हो रही थी वो, उसको तो कहीं तो जाना ही था, उसको साथ लेकर के गए। तो पहले तो फिश देखती रही, वहाँ फिक्स टैंक रखा हुआ था बैंक में, तो उसको देख रही थी। और फिर काफ़ी देर लग रही थी, तो मैंने उसको बोला फिर कि चलिए बाहर घूमते हैं, बगल में ही जहाँ हम लोग बहुत पहले कभी रहते थे। देखिए, मतलब लगभग 30 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया वहाँ। तब यहाँ ये बैंक नहीं होता था और बगल में ही तब रिशु बहुत, 1 साल का रिशु छोटा सा था तब वहाँ पर उस घर में। और मैंने उसको बोला कि चलो बाहर चलते हैं। हालांकि बाहर ना काफ़ी उससे पहले हवा चली थी, तो हवा से वो थोड़ा डर रही थी, लेकिन फिर मेरे साथ चली पड़ी। तो मुझसे फ़िश की भी डिमांड कर रही थी। और ये देखिए, ये सामने जो चर्च दिखाई दे रही है, एक चर्च का बैक जो दिखाई दे रहा है, और इसके जस्ट सामने ही, बैंक के जस्ट बगल में ही मैं उसको दिखा रही थी कि एटीएम के बगल में कभी एटीएम जो ये दो थी, ये कभी एक शॉप होती थी और ये घर था, देखिए, जिसमें हम लोग रहते थे। और ये घर ना रिशु की बुआ का था जिसमें हम लोग तब रहते थे। तो जब तक ना मैं ये नेल पॉलिश लगाऊं, तो मैं आपको ना एक स्टोरी सुना रही हूँ कि ऐसा था कि एक गांव में एक जमींदार था। देखिए, हमेशा से गांव में ना गरीबों के साथ में हमेशा से अन्याय होता आया है, अधिकतर अमीर और गरीब और गरीब। तो जमींदारा प्रथा जो थी ना, तब पहले ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो एक जमींदार था, बहुत दुष्ट था वो। अक्सर जैसे किसी ने उधार ले लिया और पैसा नहीं चुकाया, तो वो काफ़ी लोगों को ज़मीन हड़पना, किसी का सामान हड़पना, मकान हड़पना, और सब कर्जे के नीचे सब लोग दबे रहते थे। तो हुआ यूँ कि एक बार एक बहुत ही बेचारा मेहनती टाइप का इंसान था, उसकी बेटी शहर पढ़ने के लिए गई। बहुत मेहनत करता था, तो मेहनत के दौरान में उसको जो था, लेकिन ज़मीन उसके पास में अपनी नहीं थी, ज़मीन उसकी गिरवी रख दी गई थी और कर्जा ना चुकाने के चक्कर में ज़मीन
जमींदार के पास में चली गई। अब उसने जमींदार से कहा कि मैं इस ज़मीन पर खेती करूँगा, मेहनत करूँगा और जो भी फसल उगेगी उसमें से जमींदार जी आधी आपकी और आधी मेरी, इस तरीके से हो जाएगी, मैं मेहनत कर लूँगा। तो जमींदार ने कहा ठीक है। ज़मीन तो जमींदार की थी कि आधी पे अक्सर यही होता था कि आधा फसलाना जो है जिसकी ज़मीन होती है उसको चला जाता है। अब उसने बहुत मेहनत से क्या किया कि मेहनत से उसने इधर उधर से खाद गोबर ला करके टाइम से निराई गुड़ाई सारे काम कर करके एक गेहूं की खेती जो थी उसने की। अब गेहूं की खेती बहुत अच्छी सी हुई, लहरा गई फसल एकदम, मेहनत 24 घंटे उसकी थी बेचारे की। तो अब जब नंबर आया तो फटाफट किसी ने उससे जमींदार से कहा कि भाई जमींदार जी उसकी तो गेहूं की खेती बहुत बढ़िया सी हुई है और देखिए वो फटाफट फसल को काट रहा है, टाइम से काट लेगा और आप चलिए जल्दी से। तो जमींदार का जो मुंह लगा चमचा था वो उसके साथ उसके खेत पे पहुंच गया। देखा तो वहाँ बहुत अच्छी सी फसल वहाँ पड़ी हुई थी। तो जमींदार कहने लगे कि देखो ये तो फसल तुम्हारी बहुत अच्छी हुई है। कि हाँ मैंने बहुत मेहनत की है। तो कहने लगे कि अरे तुम्हारी मेहनत क्या, मेरी तो ज़मीन ही इतनी उपजाऊ है, इसमें मेहनत की कौन सी बात है, और उस लिहाज से तो ये सारी मेरी बनती है। तो वो कहने लगा कि ऐसे कैसे, ये फैसला हुआ था कि आधी आपकी आधी मेरी। तो कहने लगे ठीक है इसमें से उठा लो आधी। तो जमींदार ने क्या किया, बेईमानी से आधी फसल के साथ साथ सारी फसल वो वाली उठा ली जो बिल्कुल जिनमें फुल दाने थे, और कम दाने वाली, और परेशान हो गया वो फिर जो किसान था ना बेचारा। तो वहाँ से जो थी उसने कम दाने वाली उसके लिए छोड़ दी। अब वो परेशान हुआ बेचारा, जो मिला वो लेके चला गया। कुछ दिन बाद उसकी बेटी शहर से वापस आई और कहने लगी, जब आई गांव में तो उसने घर का हाल देखा तो कहने लगी कि ये क्या पिताजी, ये घर का और ये गांव का इतना बेहाल क्यों है हाल। मेहनत तो आपने बहुत की थी, फसल भी आप अच्छी बता रहे थे हुई थी। तो किसान ने बताया कि बेटा ऐसा बात है कि जमींदार जी ने ऐसे किसी किया तो कुछ बचा ही नहीं थे उसके बाद में इतनी मेहनत करके, इसलिए इतनी गरीबी हो रही है। तो वो लड़की फिर जमींदार के पास में गई और कहने लगी कि जमींदार जी आपकी ज़मीन पिछले बार की तरह इस बार भी हमें चाहिए और हम खेती करेंगे, और खेती के बाद में आधी फसल आपकी और आधी हमारी, इस तरीके से फैसला कर लीजिए। तो जमींदार ने कहा ठीक है। तो जमींदार कहने लगे कि ठीक है। अब वो लड़की कहने लगी कि देखिए आधी फसल आपकी आधी मेरी इस तरीके से होगी कि फसल का ऊपर का हिस्सा या तो आप ले लें या तो नीचे का हिस्सा ले लें, आप जो भी हो। तो जमींदार बहुत खुश हुआ, कहने लगा ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा और सारी हमारी होगी। तो लड़की ने कहा ठीक है। अब लड़की ने क्या किया कि आलू उसमें बो दिए खेत में। आलू की फसल बहुत अच्छी हुई, बोरे भर भर के आलू निकले उसमें से। अब जमींदार के पास बुलावा गया, फटाफट जमींदार का जो चमचा था उनको लेकर के आ गया कि फसल हो गई होगी। अब जमींदार ने वो जो पोथी खोला उसमें ये था कि भाई ऊपर की फसल जमींदार की और नीचे की लड़की की, जो इकरारनामा था। जमींदार बहुत सक पकाया। लड़की ने कहा नहीं देखिए लिखा हुआ तो यही है कि ऊपर की फसल जो है आपकी और नीचे की हमारी। तो लड़की ने कहा कि ये आलू हमारे, और वो आलू की ने बोरे लदवा के और वहाँ से चली गई। देखिए पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा और उसका। अब वो वहाँ से निकल गई। अब की बार फिर वो जमींदार के पास में गई कि ज़मीन तो हमें चाहिए जमींदार जी, जिस पे पर हम खेती करेंगे। तो जमींदार ने कहा क्यों नहीं, लेकिन इस बार नीचे की फसल मेरी और ऊपर की फसल आपकी। तो लड़की ने कहा ठीक है। अब लड़की ने फिर से ऐसा किया, गेहूं की फसल बोई और खूब बढ़िया सी गेहूं की फसल हुई। अब गेहूं की फसल होने के बाद जैसे ही जमींदार जी वहां पहुंचे, लड़की ने अपनी पोथी खोली और दिखाया, ये लीजिए जमींदार जी अपना हिस्सा ले लीजिए, ऊपर का हिस्सा हमारा और नीचे का हिस्सा आपका फसल का। अब जमींदार फिर से बहुत हक पकाया, परेशान हुआ, लेकिन वो तो लिखा पड़ी थी। लड़की ने कहा ये उससे आगे कुछ नहीं कर सकता आप, और फसल को अपनी को गेहूं की फसल को लेकर के चली गई। अब जमींदार ने तीसरे साल जब जमीन के ऊपर देनी दी
खेती करने के लिए सक पका के। तो कहने लगा कि ऐसा है कि ऊपर का भी हिस्सा मेरा होगा और नीचे का भी हिस्सा मेरा होगा। तो लड़की ने कहा ठीक है, अच्छा। इकरारनामा इस बात पे साइन हो गए कि ऊपर का भी हिस्सा जमींदार का और नीचे का भी हिस्सा जमींदार का। अब जो था, लड़की ने बो दिया इस बार गन्ना। अब गन्ने की खेती हुई। जब जैसे ही फसल तैयार हुई, जमींदार साहब भागे कि इस बार देखते हैं जरा क्या बोया है, ऊपर का भी हमारा और नीचे का भी हमारा। और जा कर के देखा तो गन्ने की फसल थी और गन्ना बीज का जो था सारा, लड़की ने कहा बीज की हमारी, ऊपर की भी आपकी जमींदार जी और नीचे की भी आपकी। तो जमींदार जी की जो थी मुश्किल फिर से आ गई और फिर से प्रॉब्लम हो गई उनको कि ये क्या हुआ। तो जमींदार को मात देने के लिए ना लड़की ने अपनी अकल का इतना बढ़िया सहारा लिया और फिर से, अगर इस टाइप से अगर कोई होशियार आदमी मिल जाए ना इन जमींदारों को मात देने के लिए, तो इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई काम आती है। और उस लड़की के पढ़ाई लिखाई की वजह से ना उसके फादर फिर से बढ़िया, उनका जो फसल 3 साल तक बढ़िया फसल आई, तो अपनी उन्होंने ज़मीन ले ली अपनी खेती के लिए, अपने आप सब कुछ अपना स्वयं का उनका रोजगार हो गया। तो आपको कहानी कैसी लगी ये आप बताइएगा ज़रूर। और इसी तरह की आगे भी कहानियाँ लेकर के ना, दोपहर जब लंबी होती है तो आगे भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ और मन करता है कि हम सबसे शेयर करें। और मैं आगे भी आऊँगी सुनाने के लिए। और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार, बाय बाय। और ये देखिए एक और मीठा अचार मैंने जो बनाया, और ये सिर्फ मैंने चीनी डाल करके बनाया था, इससे पहले मैंने गुड़ डाल करके अचार बनाया था। तो इन दिनों में ये कार्यक्रम मेरा चालू रहता है कि जहाँ कच्ची कैरी कच्चे आम मिले और अचार बनाया। कैसा लगा आपको?